सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टेल नो वन के बारे में। ये कहानी है 8 साल पुराने केस की, जिसकी सच्चाई आने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एलेक्जेंडर बेक नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे सारे एलेक्स कह के बुलाते हैं। एलेक्स के साथ अभी उसकी पत्नी भी है, जिसका नाम है मार्गोट बेक। ये दोनों छुट्टियां मनाने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक लेक के पास। ये दोनों यहाँ आकर के बहुत खुश है। फिर ये लोग जाते हैं एक पेड़ के पास, वहाँ एक हार्ट बनाते हैं और उसके अंदर अपनी इनिशियल्स को लिखते हैं, जो है M और A। यहीं पर हमें इन दोनों के बचपन का दृश्य दिखाया जाता है, यानी कि ये दोनों बचपन से ही एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमेशा की तरह ये लोग स्विमिंग करने लगते हैं। कुछ समय के बाद एलेक्स मार्गोट से कहता है कि तुम्हें अपनी बहन से बात कर लेनी चाहिए, इतना झगड़ा करना ठीक नहीं है। तब मार्गोट भड़क जाती है और कहती है कि मुझे मेरी बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार तुम मेरी बहन का ही साइड लेते हो और ऐसे रियलाइज करवाते हो कि जैसे मैं बुरी इंसान हूँ और वो अच्छे इंसान है। इतना कहने के बाद वो एलेक्स के पास से उठ करके चली जाती है। एलेक्स को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि मार्गोट चीख रही है। वो भागता है उसकी तरफ, मगर वो उसके पास पहुंचता उससे पहले एक आदमी उसके सर पे वार करता है। तब एलेक्स गिर जाता है पानी में। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 8 साल बाद का दृश्य। तब हम दोबारा एलेक्स को देखते हैं, जो अपने क्लिनिक में बैठा है। यहाँ हमें पता लगता है कि एलेक्स एक डॉक्टर है और अपने पेशेंट को देख रहा है। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है बाहर से। जैसे ही वो बाहर आकर के देखता है, उसे एक आदमी नजर आता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सारे के सारे स्टाफ्स पर चिल्ला रहा है क्योंकि उसकी बच्चे की तबीयत खराब है और उन लोगों ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। एलेक्स इस आदमी को देखता है तो उसे याद आता है कि इसका नाम है ब्रूनो और ब्रूनो यहाँ का एक लोकल गैंगस्टर है। वो पिछले 3 साल से अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए यहीं पर आता है और हर बार एलेक्स से ही इलाज करवाता है, मगर आज डॉक्टर्स ने उसे रोक दिया कि एलेक्स थोड़ा व्यस्त है, इसीलिए वो इतने ज्यादा गुस्से में है। एलेक्स आता है ब्रूनो के पास और उसे शांत करवा के कहता है कि क्लिनिक के अंदर चलो, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज जरूर करूंगा। वो जाकर के उपचार करता है। क्लिनिक से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है हेलिना। इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि 8 साल पहले जो चीखें हम लोगों ने मार्गोट की सुनी थी, तभी उसकी मौत हो गई। हेलिना एलेक्स को समझाती है कि तुम्हारी पत्नी को मरे 8 साल बीत चुके हैं, अब तुम्हें उसे भूल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कब तक तुम अपने आप को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे? मगर एलेक्स हेलिना की बातों पर ध्यान नहीं देता और चला आता है घर पे। घर आने के बाद वो जैसे ही मेल चेक करता है, उसे एक अजीबोगरीब मेल मिलता है जिसमें लिखा है कि तुम अपनी शादी के एनिवर्सरी के दिन इस मेल के लिंक को खोलना, ठीक 6:15 बजे। एलेक्स को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो सेंडर का नाम देखता है, उसे वहाँ पर M और A नजर आता है, जो कि उसके और मार्गोट के इनिशियल्स है। वो तुरंत लिंक को खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर लिंक कभी नहीं खुलता। तभी उसकी बहन एन उसे कॉल करके बुलाती है अपने पुराने घर के पास। जैसे ही एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है, वो बताती है कि यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, उन लोगों ने पूरे जगह की खुदाई की, तब उन्हें 2 लाशें मिली है यहाँ पर। इसी के बारे में वो तुमसे बात करना चाहते हैं। एलेक्स मान जाता है पुलिस वाले से मिलने के लिए। कुछ समय के बाद यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम है गिलबर्ट। वो एन और एलेक्स को कहता है कि हमें आप दोनों का सिग्नेचर चाहिए ताकि हम इस जगह पे और भी ज्यादा खुदाई कर सके। अब तक हमें सिर्फ 2 लाशें मिली हैं और ये लाशें 5 साल से भी ज्यादा पुरानी है। एक लाश के पास हमें बेसबॉल बैट भी मिला है जिसपे खून लगा है, इसीलिए वो एलेक्स का खून का सैंपल भी चाहता है ताकि वो DNA मैच करवा सके। एलेक्स कहता है कि आखिर ये सारी चीजें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गिलबर्ट कहता है कि मैंने तुम्हारे पुराने केस को देखा, तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने मार्गोट की आवाज सुनी थी। जब तुम उधर भाग करके गए, उसके बाद तुम्हारे सर पे हमला हुआ और तुम गिर गए। उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं और इस बात पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। आपके मुताबिक जैसे ही आपके सर पे चोट लगी, आप पानी के अंदर गिर गए थे, लेकिन जब पुलिस वालों को आप मिले तो आप किनारे पर थे। अब आप ये बात बताइए कि बेहोशी की हालत में आप पानी से बाहर कैसे आए? इन बातों को सुनने के बाद एलेक्स भड़क जाता है और कहता है कि पुलिस वाले तुम हो, तुम्हें इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर मैं पानी से बाहर कैसे आया। तुम्हें मेरा सिग्नेचर चाहिए तो मैं सिग्नेचर करके दे देता हूँ। तुम्हें जैसी तफ्तीश करनी है करो, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं आ जाता। गिलबर्ट पेपर्स को लेकर के चला जाता है। तब एलेक्स शराब पीने लगता है और पुराने समय को याद करता है कि बचपन में वो कितना ज्यादा खुश था मार्गोट के साथ, और अपने शादी के पलों को भी याद करता है क्योंकि ये सारे उसकी जिंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक हैं। तभी शाम में एलेक्स को याद आता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है। ठीक 6:15 बजे उस लिंक को वो खोलता है। लिंक के खोलते ही उसके सामने एक वीडियो आती है। ये एक CCTV फुटेज है जिसमें वो मार्गोट को देखता है जो अभी भी जिंदा है। इस चीज को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि मार्गोट अभी भी जिंदा कैसे हो सकती है। तभी मेल पे एक और संदेश आता है कि वो जल्दी ही दोबारा मैसेज भेजेगी। अब एलेक्स भागता हुआ पहुंचता है मार्गोट के पिता के पास जिसका नाम है जैक। वो जैक से कहता है कि जब मार्गोट की मौत हुई थी तब आपने उसकी लाश को देखा था, आपने ठीक से लाश को पहचाना था कि वो मार्गोट थी या कोई और। तब इस बात को सुनते ही जैक भड़क जाता है और कहता है कि इस बात को 8 साल बीत चुके हैं, तुम्हारा पागलपन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, निकल जाओ मेरे घर से। तब
एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम दो लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने एलेक्स के कंप्यूटर को हैक कर लिया है और उन्होंने भी इस मेल को देखा है। एलेक्स के घर से निकलने के बाद पुलिस वाले उसे दोबारा पकड़ लेते हैं और पूछताछ करना शुरू करते हैं कि क्या मार्गरेट जब तुम्हारे साथ थी तब तुम उसे पीटते थे। एलेक्स कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, आखिर मैं उसे मारूंगा क्यों। तब ये लोग उसे एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें मार्गरेट के पूरे शरीर पर चोटों के निशान है। तब एलेक्स कहता है कि शायद ये उसका एक्सीडेंट हुआ था तब की तस्वीर है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसके साथ हेलेन भी थी। वो तुरंत पहुंचता है हेलेन के पास और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था मार्गरेट को। वो बताती है कि मार्गरेट मेरे पास आई थी इसी हालत में और उसने मुझे कहा था कि मैं सबसे झूठ बोलूं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के समय मैं भी उसके साथ थी। अब ये सारी बातें एलेक्स को परेशान करने लगती है। वो तुरंत अपने घर पे जाता है और मार्गरेट की सारी पुरानी चीजों को देखने लगता है। तभी उसे अंदर एक लड़के के साथ उसकी तस्वीर मिलती है और डायरी में उसे कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिनकी मदद से वो उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं मार्गरेट के पिता के पास और उससे कहते हैं कि हमें लगता है कि एलेक्स आपकी बेटी को पीटता था। जैक कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे पता है कि वो मेरी बेटी को नहीं पीटेगा। तब वो लोग बताते हैं कि हमें लगता है कि एलेक्स ने एक मास्टर प्लान बनाया था। वो जानबूझ के आपकी बेटी को सुनसान जगह पे लेकर के गया और वहाँ उसने उसका कत्ल कर दिया। उसे ये बात पता थी कि उस एरिया में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, जिसका नाम है सर्टेन। इसीलिए उसने आपकी बेटी की हत्या की ताकि सबको लगे कि सर्टेन ने ही मारा है उसे। हमें भी यही लगा, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद सर्टेन पकड़ा गया। जब उसका बयान लिया गया उसने अपने सारे किए हुए मर्डर्स को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने सिर्फ आपकी बेटी के मर्डर को स्वीकार नहीं किया, यानी कि उसने मार्गरेट को नहीं मारा था। हमें लगता है कि एलेक्स ने ही मारा है मार्गरेट को। तभी दूसरी तरफ हम मार्गरेट की बहन शार्लेट को देखते हैं जिसके पास वही लोग आते हैं जिन लोगों ने एलेक्स के कंप्यूटर को हैक किया था और वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और बार बार पूछते हैं कि मार्गरेट कहाँ पे है। जब वो कुछ नहीं बताती तब ये लोग उसका मर्डर करके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स जब अपने कंप्यूटर को लॉग इन करता है वो समझ जाता है कि उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है। वो भागता हुआ पहुंचता है एक साइबर कैफे में और वहाँ पर अपने मेल को ओपन करता है। तब उसे एक संदेश मिलता है जिसमें एक एड्रेस है जहाँ पर उसे आने के लिए बुलाया जा रहा है और यहीं पर आई लव यू भी लिखा हुआ है। अब एलेक्स को भरोसा हो जाता है कि मार्गरेट सच में जिंदा है, मगर इस बात की पुष्टि करने के लिए वो सीधा उस डॉक्टर के पास पहुंचता है जिसने मार्गरेट की ऑटोप्सी की थी। वो सारी बातों को जब पूछता है तो उसे पता लगता है कि ऑटोप्सी के बाद की कोई तस्वीर ही नहीं है, यानी कि मार्गरेट जब मरी थी उसकी डेड बॉडी की तस्वीर किसी के पास नहीं है। एलेक्स समझ जाता है कि मार्गरेट सच में जिंदा है और कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तभी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं शार्लेट की लाश के पास। यहाँ के लोगों से जब पूछताछ करते हैं तब एक आदमी बताता है कि एलेक्स आया था आखिरी बार यहाँ पर। अब पुलिस वालों को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एलेक्स ही वो किलर है जिसने मार्गरेट को मारा और अब शार्लेट को भी मार दिया। वो लोग उसके घर के अंदर छापा मारने के लिए घुसते हैं। तब एलेक्स का कुत्ता इन पे हमला कर देता है। इसी बीच पुलिस वाले गोली चला देते हैं और कुत्ते की मौत हो जाती है। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद इन्हें एक बंदूक मिलती है और इसी बंदूक से गोली चला करके मारा गया है शार्लेट को। इस चीज को देख करके हम समझ जाते हैं कि एलेक्स को फंसाने की साजिश चल रही है और अब पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ एलेक्स के पास एक कॉल आता है और उसका वकील उसे बताता है कि शार्लेट की मौत हो गई है, उसका मर्डर हुआ है और सारे के सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस वाले तुम्हें कभी भी गिरफ्तार कर लेंगे, तो अगर उनके हाथ नहीं आना तो भागो यहाँ से। एलेक्स भागना शुरू कर देता है क्योंकि आज उसे जा करके मिलना है मार्गरेट से। पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। पुलिस वालों से बचने के लिए वो एक कचरे के डब्बे में कूद जाता है। जैसे ही पुलिस वाले यहाँ से निकलते हैं वो सीधा कॉल करता है ब्रूनो को और बुलाता है अपनी मदद के लिए। ब्रूनो बिना वक्त गवाए पहुंच जाता है और एलेक्स को लेकर निकल जाता है अपनी कार से। दूसरी तरफ हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है एरिक। एरिक ही वो बंदा है जिसने कॉल किया था एलेक्स के लॉयर के पास ताकि वो एलेक्स को आगाह कर सके। वो भी जानना चाहता है कि आखिर ये माजरा है क्या। अब यहाँ से निकलते ही एलेक्स सीधा पहुंचता है मार्गरेट के वकील के पास और मार्गरेट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तब ये आदमी पूरी बात बताता है कि मार्गरेट जिस आदमी के लिए काम करती थी उसके बेटे की हत्या हो गई। ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल था। जब इसकी छानबीन शुरू हुई तब उन्हें पता लगा कि गोंजाल्विस नाम का एक आदमी आया था यहाँ पर उस लड़के के मौत से पहले। जब गोंजाल्विस के बारे में सारी चीजें पता लगाने की कोशिश की गई तब पता लगा कि गोंजाल्विस का अफेयर चल रहा था मार्गरेट के साथ और उसने उस बात को एक्सेप्ट भी किया कि 2 महीने वो दोनों एक साथ थे। इस बात से अब एलेक्स टूट जाता है कि जिस औरत से वो इतना प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया है। वो सीधा पहुंचता है गोंजाल्विस के पास। गोंजाल्विस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने मार्गरेट को नहीं मारा। एक वक्त के बाद मार्गरेट मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, उसने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मैं उसकी जिंदगी से गायब हो गया। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने शार्लेट को मारा था। इन्हीं में से एक बंदा कॉल करता है अपने बॉस को और बताता है कि हमने एलेक्स को फंसा दिया है शार्लेट के मर्डर में। इस चीज को देखने के बाद मार्गरेट बाहर जरूर आएगी, तब हम उसे पकड़ लेंगे। हमने नजर रखा हुआ है अभी एलेक्स पे। एलेक्स पार्क में इंतजार कर रहा है कि उससे आकर के मार्गरेट मिले। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मार्गरेट आती भी है। वो एलेक्स की तरफ आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है
जिन लोगों ने उस पर नजर रखा हुआ है। तब वो भागने लगती है यहाँ से। एलेक्स उसे देखता है मगर उसके पास नहीं जा पाता। फिर एलेक्स को संदेश मिलता है मार्गोट का। उसने एक दूसरी जगह पर आने के लिए उसे बोला है। एलेक्स जाने लगता है एयरपोर्ट की तरफ। एरिक को भी पता लग जाता है इसके बारे में। अब एरिक को भी इस बात पे भरोसा हो गया है कि मार्गोट अभी भी जिंदा है। वो समझ चुका है कि एयरपोर्ट से ये दोनों एक ही फ्लाइट में निकलने वाले हैं। एरिक वहाँ पे पहुंचता है लेकिन वो देखता है कि एलेक्स यहाँ पर अभी नहीं आया हुआ है। तब वो सारे पैसेंजर की लिस्ट देखने लगता है। मार्गोट का नाम उसे कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन एरिक एक शानदार डिटेक्टिव है। उसे पता लग जाता है कि मार्गोट ने अपना नाम बदल लिया है। तभी हम मार्गोट को देखते हैं एयरपोर्ट पे। न्यूज से उसे पता लगता है कि उसकी बहन शार्लेट की मौत हो गई और मौत का सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि एलेक्स है। तब उसका दिल टूट जाता है। उसे पता है कि एलेक्स को फंसाया जा रहा है। वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम सेनेटर को देखते हैं जो बात उसी आदमी से करता है जिन लोगों ने शार्लेट को मारा था। तब हमें यहाँ पर पूरी बात पता लगती है। जिस लड़के की मौत हुई थी उसका नाम था फिलिप और उसके पिता सेनेटर हैं। फिलिप वही लड़का है जिसके मौत में पकड़ा गया था गोंजाल्विस को। गोंजाल्विस जिसके साथ अफेयर चल रहा था मार्गोट का। जैसे ही सेनेटर को यह बात पता लगा कि मार्गोट अभी भी जिंदा है, उसने इन लोगों को लगा दिया कि कैसे भी वो लोग मार्गोट को पकड़ करके लाए। सेनेटर इन्हें कहता है कि उस लड़की ने मेरे बेटे को मारा है और वो अभी भी जिंदा घूम रही है। मुझे उससे बदला लेना है। किसी भी कीमत पर उसे पकड़ करके लाओ। दूसरी तरफ एलेक्स अब कॉल करता है अपने वकील के पास और बताता है कि मैंने शार्लेट को नहीं मारा। अगर हम सबूतों को निकाले तो इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि शार्लेट को मारने वाला कोई और है। अब ये सारे लोग सबूतों को इकट्ठा करने लगते हैं। ज्यादातर सबूतों को लेकर के हेलिना आती है। वो बताती है कि जब मार्गोट की ऑटोप्सी हुई थी तब उसके ब्लड से ड्रग के सैंपल मिले थे जिससे लगा कि वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन मैं जानती थी कि उसने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और इसका मतलब ये है कि वो बॉडी उसकी थी ही नहीं। और वो जो तस्वीर पुलिस वालों के पास है जिसमें मार्गोट को किसी ने पीटा था, वो फिलिप ने ही पीटा था मार्गोट को। अब एलेक्स की वकील सारे सबूतों को इकट्ठा करती है और लेकर के पहुंचती है कोर्ट में। जितने भी चार्जेस अब तक एलेक्स पे लगे हुए हैं उन सारे चार्जेस को खारिज कर दिया जाता है। एरिक भी पहुंचता है एलेक्स के घर पे, उससे माफी मांगता है और फाइनली मार्गोट की ऑटोप्सी को हवाले कर देता है एलेक्स के। एलेक्स जब ऑटोप्सी को ध्यान से देखता है उसे इसमें मार्गोट की हाइट नजर आती है 1.75 मीटर। वो एरिक को कहता है कि यह मार्गोट की ऑटोप्सी नहीं है, उसकी हाइट 1.75 मीटर नहीं थी। एरिक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खुद उसके पिता ने आइडेंटिफाई किया था बॉडी को और उन्होंने ही बताया कि मार्गोट के कबोर्ड में एक बंदूक मिली थी, उसी बंदूक से मारा गया था फिलिप को। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब एलेक्स को एहसास हो जाता है कि जैक जरूर कुछ ऐसा जानता है जो इस गुत्थी को सुलझा सकता है। वो तुरंत पहुंचता है जैक के घर में। तभी जैक उस पे बंदूक तान देता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब जैक बैठ जाता है उसके सामने और कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई जाननी है कि आखिर मार्गोट के साथ क्या हुआ था और आप क्या छुपा रहे हैं। तब जैक पूरी कहानी बताता है कि मार्गोट फिलिप के किड्स वाले ट्रस्ट के लिए काम करती थी, मगर थोड़े समय के बाद मार्गोट को पता लगा कि फिलिप बच्चों के साथ गंदी हरकतें करता है। तब उसने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। जैसे ही फिलिप को यह बात पता लगी वो उसे मारने लगा। जब वो उसे मारने वाला था उसी वक्त मैं वहाँ पे पहुँच गया और अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने फिलिप को मार दिया। उसके मौत के बाद उसकी लाश को मैंने ही दफनाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक पूरे टीम के साथ इन सारी बातों को सुन रहा है, यानी कि इन लोगों ने पहले ही एक माइक लगा दिया था एलेक्स के कपड़ों में ताकि जैक जब ये सारी बातें बोले तब वो लोग रिकॉर्ड कर सके। लेकिन एक वक्त के बाद आवाज आनी बंद हो जाती है। एरिक कहता है कि मुझे लगता है जैक को पता लग गया कि हमने क्या किया है। जैक भी एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब ये लोग घर के अंदर जाते उससे पहले दोबारा आवाज आनी शुरू हो जाती है। जैक कहता है कि थोड़े समय के बाद ये बात पता लग गई सेनेटर को कि मार्गोट ने ही मारा है फिलिप को और वहाँ से मेरी मुसीबत बढ़ी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने सेनेटर के फोन को टैप किया जिससे मुझे पता लगा कि उसने 2 हिटमैन्स को हायर किया है मेरी बेटी को मारने के लिए। मैंने एक हिटमैन से कांटेक्ट किया। जितने पैसे सेनेटर ने दिए थे उससे दुगने पैसे देने का मैंने उससे वादा किया। बदले में उसे सिर्फ दूसरे हिटमैन को मारना था। उसने ऐसा ही किया। उसने जैसे ही दूसरे हिटमैन को मारा मैंने पहले हिटमैन को भी मार दिया और उसकी भी लाश को दफना दिया। मगर मुझे पता था कि सेनेटर तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो मार्गोट की लाश को ना देख ले। तब मैंने एक लाश का जुगाड़ किया जो मार्गोट की तरह दिखती हो और उस लेक के पास ला करके रख दिया और वहाँ सबसे पहले पहुंचा ताकि मैं लाश को पहचान सकूं और सबको ये बात बोलूं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मार्गोट की ही है, क्योंकि ये करने से सेनेटर हमेशा के लिए पीछा छोड़ देगा मेरी बेटी का। और ऐसा ही हुआ, वो सुरक्षित हो गई। एलेक्स कहता है कि मार्गोट अब कहाँ पे है। जैक बताता है कि मैंने उसे 8 सालों के लिए मैड्रिड भेज दिया था। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मौत हो गई है। तब वो मैड्रिड गई, मगर जैसे ही तुम्हारे घर के पास से 2 और लाशें मिली ये न्यूज हर जगह फैल गई और तुम उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे। जैसे ही इस खबर को मार्गोट ने देखा वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गई और तुमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। तब फिर से सेनेटर उसके पीछे लग गया। सेनेटर ने बहुत सारी जिंदगियां ली हैं। तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है कि तुम्हारे पिता को भी मारने वाला सेनेटर ही है। जब तुम्हारे पिता हर चीज की तफ्तीश कर रहे थे तब उन्हें भी ये बात पता लग गई कि फिलिप बच्चों के साथ क्या किया करता था और जैसे ही सेनेटर को ये बात पता लगी उसने उसे भी मार दिया। एलेक्स कहता है कि आखिर आप पुलिस वालों के पास क्यों नहीं
है। जैक कहता है कि वो आदमी एक सेनेटर है, उसने पूरे सरकार को खरीद के रखा है। अगर मैं पुलिस वालों के पास जाता तब मैं भी जिंदा नहीं बचता, इनसे कोई भी नहीं लड़ सकता और मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुका हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है। तब एलेक्स आता है बाहर। पुलिस वालों के पास अब सारे के सारे सबूत आ चुके हैं सेनेटर के खिलाफ। वो सेनेटर को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। ये सारा का सारा माजरा क्लियर हो गया है। तब हमें पूरी सच्चाई पता लगती है कि जैसे ही एलेक्स घर के अंदर दाखिल हुआ था, जैक को ये बात पता लग गई थी कि उसने वायर पहन करके रखा है और जैक के पास एक अच्छा मौका था कि वो पुलिस वालों को सच्चाई बता सकता था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी सच्चाई थी जो वो नहीं चाहता था कि पुलिस वालों को पता लगे। तब उसने टीवी पर एक फ्रीक्वेंसी चलाई, जिस फ्रीक्वेंसी की वजह से वायर का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया। और उस समय जैक ने एलेक्स को बताया कि फिलिप को मारने वाला मैं नहीं बल्कि मेरी बेटी थी, उसने उसे गोली मारा था। फिर जैसे ही जैक को यह बात पता लगी, उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए सारा का सारा प्लान रचा। अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मार्गोट का नाम क्लियर हो चुका है और उसके साथ साथ एलेक्स का भी। तब वो फिर से पहुंचता है उसी लेक पे। वहाँ थोड़ी देर घूमता है और उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर इन लोगों ने अपने इनिशियल्स को लिखा था और उसे देख के फूट फूट के रोने लगता है। तभी यहाँ पर मार्गोट आती है। वो मार्गोट को गले से लगाता है और मार्गोट ने जितनी भी गलतियां की हैं वो सारी चीजों को माफ कर देता है और ये दोनों वादा करते हैं कि अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे पूरी जिंदगी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।